1 मिनट बंद करो। सुनील कुमार, डायरेक्टर फार्म फॉर ओवरसीज फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ये एक मोदी सरकार की स्कीम थी एफपीओ, जो 2021 में चालू की थी, जिसके तहत 10,000 एफपीओ हर ब्लॉक में बनाए गए थे। इसी के तहत चलते हुए आज हमारे बीच में डॉक्टर श्री सलवी जी, जो कि स्पाइस बोर्ड जोधपुर डेप्यूटी डायरेक्टर हैं, डॉक्टर दीपक चतुर्वेदी जी, जो कि केवीके और सीनियर साइंटिस्ट हेड है केवीके जैसलमेर के, विजय सिंह जी गिंटाला, जो एमडी है श्रेष्ठतम स्वर्ण नगरी कृषक प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पूरे जैसलमेर ज़िले का एफपीओ है, जिसमें जो एजेंसियां काम कर रही है वो केवीके और नाबार्ड काम कर रही है। और जो आज हमारा यहाँ पे इकट्ठा होने का जो कारण है वो है हमें जीरे की क्वालिटी, जीरा जो अपन बो रहे हैं वो बेहतर क्वालिटी का कैसे बना सकें, उसके लिए तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि डॉक्टर साहब का स्वागत करें। जोगराज सिंह जी, साफा पहनाकर। गेस्ट आप हो सर। उस तरफ हाँ नहीं, कोई नहीं। हाँ, विक्रम सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वो दीपक सर का स्वागत करें। पूनम सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वो विजय सिंह जी का साफा पहनाकर स्वागत करें। अब मैं आपको बताता हूं एफपीओ क्या है। एफपीओ भारत सरकार मोदी जी ने 26 जनवरी 2021 को एक स्कीम लॉन्च की थी, जिसके तहत उन्होंने 10,000 एफपीओ बनाने की घोषणा की थी, जो टारगेट 2024 जनवरी तक 2025 जनवरी तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा 10,000 एफपीओ बनाने का। हर ब्लॉक के अंदर एक एफपीओ, जैसे अपने पंचायत समिति होती है, हर पंचायत समिति में एक एफपीओ हो। एफपीओ किसानों के द्वारा किसानों से चलाई जाने वाली कंपनी, एक कंपनी है जिसका किसान खुद हिस्सा होते हैं। अपने जैसलमेर में जो अभी एफपीओ काम कर रहे हैं वो फार्म फॉर नाचना, गोल्डन सेंट फतेहगढ़, गोल्डन सेंट मोहनगढ़, भूरा बाबा मोहनगढ़ और श्रेष्ठतम स्वर्ण नगरी, इसके अलावा 6-7 एफपीओ और है जो अभी काम कर रहे हैं। इससे क्या होता है, किसानों की क्षमता बढ़ती है कोई भी चीज़ खरीदने की। एक आदमी अगर कब कुछ बेचने जाता है तो वो मोल भाव किसी बड़ी कंपनी से नहीं कर सकता, या कुछ खरीदने जाता है तो अकेला किसान कभी नहीं कर सकता। जब एक संगठन पूरा साथ जाके किसी को बोलता है, आज सर भी हमारे बीच में आए हैं तो इसका कारण यही है कि अपन एक संगठन है, अपना एक एफपीओ है, इसलिए वो आए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ सकें। उसके बाद स्पाइस बोर्ड से सर आए हैं। स्पाइस बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक्सपोर्ट के लिए बनाई गई एक फर्म है जो गवर्नमेंट काम करती है, जिसमें जितना भी एक्सपोर्ट, जो जीरा बाहर जाता है या जो मसालों में जितना भी काम होता है, तो उसकी देख रेख के लिए एक अलग से डिजाइन किया हुआ पार्ट है कॉमर्स का, तो सर उनका हिस्सा है। और केवीके का जो, तो आप सबको नियम पता ही है, केवीके हर चीज़ के अंदर अलग अलग ट्रेनिंग, अलग अलग प्रोग्राम कराते हैं, तो केवीके का ये रोल रहता है। अब मैं सर से कहूँगा कि वो आप सबके बीच दो शब्द। Dr. Shrishel K. Kaloli, Spices Board, Jodhpur. सबको प्रणाम। खम्मा गणी, राम राम सा। खम्मा गणी यहाँ चलता है? ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, और डॉक्टर साहब, डॉक्टर चतुर्वेदी साहब और विजय साहब मंच पर बैठे, और आप प्यारे किसान भाइयों। मेरा नाम डॉक्टर शैलेश है।
मैं पिछले 7 साल से यहाँ राजस्थान मारवाड़ क्षेत्र में कार्यरत हूँ और मुझे लगता है पूरे राजस्थान का मैं दौरा कर चुका हूँ। गंगानगर से लेके झालावाड़, बारा से लेके आपके यहाँ सूरत मंडी से आगे वो नई कैनाल है, फिर यहाँ रामगढ़, सब जगह मैं जा चुका हूँ। सभी किसान जानते हैं क्योंकि यहाँ आईटीसी का बड़ा प्रोग्राम चलता है, ओलम की बड़ा प्रोग्राम चलती है, जनता ग्लोबल है इधर उंडू शिव में, नेट स्पाइस है, बड़े बड़े जितने भी एक्सपोर्टर्स है। तो आज एक एक्सपोर्टर मेरे भाई आने वाले थे लेकिन उनकी बेटी को ठीक नहीं, तो उनका यही था कि यहाँ के किसानों को जुड़ने के लिए वो बहुत इच्छुक थे। बड़ा एक्सपोर्टर है, यूरोप में एक्सपोर्ट होता है पूरा उनका, ऑर्गेनिक का नाम सुना होगा, रैपिड ऑर्गेनिक्स करके है, सांचौर के मिस्टर योगेश जोशी। तो वो बहुत इच्छुक थे आने के लिए और उनको क्या है इस एफपीओ को जोड़ना है और यहाँ के किसान के जो भी माल है उनको ख़रीदना है, क्योंकि अभी गुणवत्ता के मामले में जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार है, देखिए हमारा जो माल है जीरा, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जितने भी बीज आते हैं ये बीज कहाँ से आते हैं। जितने भी कंपनी है, ये तो कंपनी यहाँ राजस्थान के नहीं है, वो तो कंपनी साउथ की है या कहीं गुजरात की है, कहीं बॉम्बे की है। जीरा तो यहीं से जाएगा और वहीं से वो प्रोसेस करके आपको वापस बेचेगा। जीरा तो सिर्फ गुजरात और राजस्थान में ही होता है, पूरे इंडिया में कहीं नहीं होता। बहुत सारे लोगों ने प्रयोग किया है। उड़ीसा के गवर्नमेंट ने अभी प्रयोग किया, वहाँ भी फेल हो गया। तेलंगाना गवर्नमेंट ने ये किया, वहाँ भी फेल हो गया। और मैं खुद महाराष्ट्र में खुद पिछले साल 50 किलो में जीरा भेज दिया था हमारे ड्राई बेल्ट में, वहाँ भी नहीं आई। क्योंकि जो आबो हवा है ये सिर्फ जीरे के लिए, आपकी एरिया ही उसके लिए उसके लिए वो यहाँ उसका घर है। अब घर छोड़ के वो बाहर चला गया तो वहाँ पूरा वो सूख जाएगा या फिर उसको रोग आएगा। उसको हमने देखा तो महाराष्ट्र में सर, वो आने के बाद वो पूरा डायबेक होकर मर गया, वो थोड़ा भी आया नहीं। तो क्योंकि यहाँ के क्या है, वहाँ सॉइल एसिडिक है। एसिडिक यानी पीएच लेवल क्या है, कम रहता है, 2, 3, 4 इसमें रहती है। तो जहाँ एसिड ज़्यादा रहता है तो यहाँ वो जीरा वहाँ आता नहीं। तो इसीलिए स्पाइस बोर्ड जो है, हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, हमारी जो ऑफिस है जोधपुर में है, जोधपुर पूरे राजस्थान के लिए। और यहाँ हमारा पूरा काम है एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, यानी यहाँ की निर्यात को, जितनी भी निर्यात होगी उतनी हमारी पूंजी बाहर से आएगी। तो राजस्थान में कम से कम 450 एक्सपोर्टर्स हैं जो हर रोज़ डायरेक्ट एक्सपोर्ट निर्यात करते हैं या फिर इनडायरेक्ट करते हैं। जैसे कि एक ट्रेडर है, वो क्या करता है, प्रोसेस करके मैं एक्सपोर्टर बॉम्बे उसको देता है, वो फिर वहाँ से एक्सपोर्ट करता है, ऐसा होता है इनडायरेक्ट। तो यहाँ राजस्थान में हमारे 2 स्पाइस पार्क भी है। आपने स्पाइस पार्क के नाम सुना होगा, जोधपुर में मथानिया करके एक वहाँ है हमारे बड़ा स्पाइस पार्क है 60 एकड़ का। और झालावाड़ में कोटा में रामगंज मंडी आपने सुना होगा धनिया के लिए, वहाँ हमारा 30 एकड़ का प्लॉट है, वहाँ पूरा हमने इंडस्ट्री बना चुके हैं। और यहाँ भी 60 एकड़ का है, वहाँ भी सर हमारे 20-22 स्टेक होल्डर से वो भी प्रोसेसिंग करते हैं। वहाँ बड़ा जीरे का प्लांट लगाया हुआ है। अभी यहाँ जीरे का प्लांट मुझे लगता है जैसलमेर में किसी का भी नहीं है, किसी का भी नहीं। मैंने आईटीसी को बहुत निवेदन किया था कि भाई साहब आप देखो, माल तो यहाँ से लेते हो, हर साल वो 3-4 हज़ार मुझे लगता है मीट्रिक टन यहाँ से जाता है। हाँ। तो आप यहाँ से लेके ट्रक से ऊंझा में जाके वहाँ प्रोसेस करके, अच्छा है कि आप यहीं से ले लो, यहीं प्रोसेस कर लो, यहीं से माल भेज दो, तो ताकि आपको फ़ायदा भी होगा, ये होगा। तो हमने उनको बोला है, क्योंकि आईटीसी गिरिराज जी मेरे खास मित्र हैं और वही देखता है इधर, गिरिराज जी, आई थिंक गिरिराज शर्मा, एंड नीलेश चेक करके पाटीदार आता होगा इधर कोई, और संदीप है एक, संदीप गौतम करके ओलम, वो भी बड़ी, ये सभी एमएनसी है, इनका नाम क्यों लो रही, एमएनसी तो मल्टीनेशनल कंपनी। इनकी जो मार्केट कैप है, मार्केट कैप मतलब इनकी जो कैपिटल है ये 20,000 करोड़ के ऊपर है। आईटीसी का तो 6 लाख करोड़ है, वो तो बड़ी कंपनी है। मतलब ये इनकी जो मार्केट कैप रहते हैं 20-50 हज़ार करोड़ के ऊपर रहती है, तभी ऐसे एक चीज़ें करते रहती है। तो इसीलिए स्पाइसेस बोर्ड जो है, हम क्वालिटी के मामले में पिछले आई थिंक 6 महीने से पहले एवरेस्ट और एमडीएच के बारे में बहुत सारा आपने सुना होगा, क्योंकि उसमें हांगकांग और मलेशिया में कई माल रिजेक्ट हो गए, क्योंकि उसमें ईटीओ करके एक केमिकल है, उसकी वजह से। ईटीओ तो किसान से नहीं आता, वो तो जब माल जाता है मंडी से, माल जाके जब प्रोसेस होती है तो उसको ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको कम करने के लिए ईटीओ का इश्यू होता है। ईटीओ ये गैस है, वो गैस अंदर चला गया तो वो मर जाते हैं। मतलब आपने कभी घर में ये बाजरा, ये जवार, इसमें ये छोटे छोटे कीड़े लगते हैं ना बहुत दिन होने के बाद, वो कीड़े उनको नहीं चलते। हमारे लिए हम खा जाते हैं इधर, हाँ है ना, हम खा जाते, उनके लिए नहीं चलता। उसके लिए, उसकी वजह से बहुत सारे कंटेनर मुझे लगता है 20-25 या 50 कंटेनर, मतलब करोड़ों रुपए का नुकसान ये एक्सपोर्टर झेलते हैं। इसकी वजह से हमें पता नहीं रहता, किसानों को, वो तो उनका है एक्सपोर्टर। तभी क्या होता है, ये प्राइस का है ना, जब नुकसान होता है ना तभी आगे पीछे होता रहता है।
ये जो ये भाव है ना, ये उसकी हिसाब उनको नुकसान हो गया तो वो लोग क्या करेंगे बताओ मुझे, क्या करेंगे? हाँ बस वही है, इतना ही है, बाकी कुछ है ही नहीं उसमें। जब इंटरनेशनल डिमांड रहती, देखिए अभी चाइना हमारा सबसे ज़्यादा ये था, बायर था, तो चाइना ने क्या किया, अभी पॉलिटिकल गेम करके उन्होंने वहाँ कहीं पता नहीं चाइना में कहाँ जीरा होता है, कभी सुना भी नहीं। वो बोलते कि हमारे यहाँ जियांग प्रांत में 50,000 हेक्टर में जीरा होता है, हाँ फलाना होता है। तो तब क्या हो गया, जीरा अच्छा चल रहा था, रेट 3200-3300 धम से नीचे आ गया 23-22 आई थिंक इसमें। तो ये चलता रहता है। तो इसीलिए हम अभी डिमांड ऐसी है आईपीएम का मतलब है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की। आईपीएम जीरे की बहुत डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में, ऑर्गेनिक में भी नहीं, आईपीएम की इतनी डिमांड है कि अभी राजस्थान से मुझे लगता है 20 से 40 हज़ार मेट्रिक टन का आईपीएम जाता होगा। तो उसमें अभी डिमांड बढ़ती ही जा रहा है, क्योंकि गुजरात के ऊंझा में भी आईपीएम वहाँ गुजरात में कहीं होता नहीं। ये आप सांचौर से आगे जाओगे, वाव, थारा, डीसा, ये छोड़ दोगे, बाकी कहीं भी आईपीएम जीरा नहीं होता, क्योंकि वहाँ ये कॉटन बहुत होता है, वहाँ कॉटन और ये कैस्टर की बहुत होती है। सुरेंद्र नगर दे राजकोट जो सौराष्ट्र एरिया है, फिर आगे बाटोड़ है, ये अमरेली के ऊपर भावनगर वाला, फिर ये आगे आप ये अहमदाबाद का ये महसाना वाला बेल्ट, ये पाटन, सामीहारी, सांतलपुर, राधनपुर, ये फिर आगे वाव, थारा, सांचौर, ये फिर ये बेल्ट है। इस तरह का बेल्ट ही थोड़ा रहेगा उनके लिए, बाकी है नहीं। तो सब ऊंझा वाले सब इधर ही डिपेंड है। अभी इस साल देख लीजिए, ऊंझा वाले को यहाँ से माल बहुत चाहिए, और इस बार तो ये हवा ऐसी चल रही है, पता नहीं जीरा जर्मिनेशन कितना होगा, क्या होगा, किसी को पता नहीं। बहुत लोगों ने अक्टूबर में भी बुआई की है, और अभी भी बुआई हो रही है। दिसंबर 10-15 तक पता चल जाएगा कि क्या होता है, क्योंकि जैसलमेर का जो मोहनगढ़ फतेहगढ़ का जो नाम है, आपको कम पता होगा, मोहनगढ़ फतेहगढ़, हाँ, ये एक्चुअली एक ब्रांड बन गई है। आप लिख के रखिए, क्योंकि लोगों को वहाँ की जीरा चाहिए, मोहनगढ़ और फतेहगढ़ की। ज़्यादातर बाड़मेर से लेते थे, बाड़मेर, सेड़वा, ये चौवटन है ना, ये यहाँ का गुड़ामलानी हो, या आपका फिर ये दोरी मन्ना हो, इस साइड वाले। लेकिन अभी उनको मोहनगढ़ और फतेहगढ़ पे बहुत नज़र है सभी एक्सपोर्टर का, खास करके एशियन स्पाइसेस जो उनके ओनर है कार्तिक जी सर, हाँ, वो आते हैं, वो मेरे खास मित्र है। फिर आईटीसी, ओलम, और अभी बहुत बड़े बड़े जो फॉरेन के एक्सपोर्टर्स है, फॉरेन के जो इंपोर्टर्स है, उनकी भी अभी यहाँ नज़र है। जैसे अभी इंडो जर्मन प्रोजेक्ट, हाँ वो, हाँ यस, वो मेरे पृथ्वी जी, हाँ यस, पृथ्वी रंजन जी, इंडो जर्मन प्रोजेक्ट में गोल्डन सेंट आई थिंक वो कुछ फतेहगढ़, हाँ फतेहगढ़ में, क्योंकि मैं वहाँ एक ट्रेनर हूँ, मास्टर ट्रेनर हूँ उसमें इंडो जर्मन प्रोजेक्ट में, क्योंकि अभी मैं 6 तारीख को एक लेक्चर है मेरा। तो वो इंडो जर्मन प्रोजेक्ट भी यहाँ का जो जीरा है जर्मनी में, जैसे अभी वहाँ की जो एपीओ है, आपने कभी देखा है कि नहीं, वहाँ का एपीओ इस एक्सपोर्टर से भी आगे बहुत है। उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, उनकी जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, वो बहुत आगे है। हमको अभी उस जाने में टेक्स इट्स ओन टाइम, हमें बहुत टाइम लगेगा यहाँ। टाइम मतलब मे बी एक जनरेशन जाने के बाद हमें पता चलेगा कि यहाँ मैकेनाइजेशन कितनी ज़रूरत है, ड्रोन की कितनी ज़रूरत है। हाँ, तो हमारे यहाँ ड्रिल की कितनी, अभी भाई साहब ने बताया कि जीरा ड्रिल से, सीड ड्रिल से होने लगा, क्योंकि जीरा तो 1 सेंटीमीटर के नीचे 1.5-2 सेंटीमीटर चला गया तो वो आएगा नहीं ऊपर, ऐसी स्थिति है उसकी, क्योंकि वो बहुत नाजुक है ना। उसको हम छुई मुई बोलते हैं, टच करो, छुई मुई क्रॉप बोलते हैं उसको, छुई मुई मतलब हाई वैल्यू, लो मतलब क्रॉप है। और कल मतलब सर मैं बता दूंगा, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ जो रूरल डेवलपमेंट है, उनकी जॉइंट सेक्रेटरी श्वेता शर्मा IAS है, उनको ये स्पाइस के बारे में, राजस्थान में इतने स्पाइस होते उनको पता ही नहीं। मतलब वो राजस्थान के होते हुए भी हमारे यहाँ राजस्थान में मारवाड़ एरिया में 10 से 12 तरह के मसाले होते हैं। हाड़ौती से लेके गंगानगर थी, मस्टर्ड तो, राई तो सभी जगह होते हैं। हाड़ौती में 4-5 ऐसे फसल है, वो कहीं जगह नहीं होते। धनिया सबसे बेस्ट होती है, काला जीरा होता है वहाँ, पॉपी सीड्स अपना, ये अफीम तो यहाँ आप ये अफीम का जो बीज है वो स्पाइस है, अफीम बीज स्पाइस नहीं, अफीम का बीज स्पाइस है ना, तो वो भी स्पाइस है। तो इतने सारे, और उदयपुर में खास कर बताओ कि झाड़ोल बेल्ट में सबसे बेस्ट हल्दी होती है, ट्राइबल बेल्ट में, और उसका कर्क्यूमिन कंटेंट भी हमने टेस्ट किया था, किसी ने 4.5 to 5% कर्क्यूमिन कंटेंट आया है, तो वो एक्सेप्टेबल लेवल है, क्योंकि वहाँ सब ट्राइबल बेल्ट है। आप डूंगरपुर, ये सागवाड़ा, ये फिर ये जाओगे ना तो वहाँ सभी ट्राइबल है। मैं गया था, मतलब वहाँ पूरे, मतलब ये राजस्थान लगता ही नहीं, वो क्या मतलब वो पूरा वो मिनरल का बेल्ट है। ये आप कोई भी मिट्टी ले लो तो उसमें ये है, मिनरल है, जिंक वगैरह आता है पूरा। तो ऐसी है, तो इसीलिए जीरे कहीं नहीं होगा,
जीरा सिर्फ आपके यहीं होगा, सिर्फ ये 5 ज़िले हैं, पाली से लेकर नागौर, ये बीकानेर नोखा एरिया, फिर उसके बाद फलोदी, ये आपका जैसलमेर, ये बाड़मेर, सेडवा, ये और जालोर में भी पूरा नहीं, जालोर में रानीवाड़ा से इस साइड, उस साइड भी नहीं होता, उस साइड फिर आपका चला जाता है ये सौंफ होती है, सिरोही साइड वगैरह। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं अभी थोड़ी देर में सर के होने के बाद मैं एक्सपोर्टर से वीडियो कॉल में आपको उनका बिल मैंने लगा कि यार आए तो नहीं, किसानों को थोड़ा आप प्रेरित करो कि हम लेने के लिए, तो वो रेडी हो गए। तो उनका भी मैं लेक्चर दूँगा, क्योंकि वो खुद इंडस्ट्री बोलेगा कि आपसे जुड़ना चाहते हैं वो, और आपसे माल लेना चाहते हैं। माल ऐसा है कि IPM क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हमारे क्या है, स्पाइस बोर्ड हमारे 8 लैब है इंटरनेशनल, मतलब एनेबल एक्रेडिटेड, ये गांधीधाम में है, दिल्ली में, सभी। जो हमारा मेन काम है, उद्देश्य लाइसेंस देना, एक्सपोर्टर को लाइसेंस देना और डेली कस्टम क्लियरेंस देना, क्योंकि हमारे हेल्थ सर्टिफिकेट बनती है, क्योंकि हर कंट्री के अलग अलग ये रहती है, मतलब मैंडेटरी टेस्टिंग। अभी आपको नेदरलैंड भेजना है तो उसमें जीरे के लिए एक तो टेस्टिंग होती है एक्सट्रेंस मैटर, अदर सीड्स, और ETO का टेस्टिंग होती है। ETO यानी इथिलीन ऑक्साइड, एक गैस है, वो उसमें टेस्टिंग होती है। वो क्लियर हो गया तो माल क्लियर हो गया, और उसके साथ ही आपको हेल्थ सर्टिफिकेट लगती है। हेल्थ सर्टिफिकेट मतलब अभी देखिए, आप डॉक्टर को दिखाने गए तो आपको एक सर्टिफिकेट लगे आप ठीक हो गए, तो ऐसा हमें सर्टिफिकेट देनी पड़ती है स्पाइस बोर्ड, तभी वो माल, वो कस्टम जो है वो क्लियर देगा, नहीं तो क्लियर नहीं करेगा। तो ये हमारा ये डेली काम है। और दूसरी बात टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग यानी सैम्पलिंग होगा। हमारे यहाँ पूरे राजस्थान में नेटवर्क है, हमारी बहुत सारी एजेंसीज़ है, नेटवर्क है, वो आएंगे, आपसे सैंपल लेंगे, वो लैब में भेजेगा, रिपोर्ट आएगा, हम रिपोर्ट अपलोड करते हैं। तो रिपोर्ट भी हमारे डेली ये काम है, मेरा तो डेली काम रहता है ये, हर रोज़ रिपोर्ट देना, क्लियरेंस देना, जैसे है ना, ये तो काम रहता है। उसके अलावा हम ये किसानों को ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है हम करते रहते ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि किसानों को पता होने चाहिए कि इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड क्या है। अभी देखिए दिल्ली में IITF चल रहा है, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, वहाँ 14 दिन की फेयर होती है, तो वहाँ हमने 5 FPO को प्रमोट किया है। और अभी पिछले आई थिंक 3 साल से, शायद आपने सुना भी होगा, एस्टरडे प्रोजेक्ट चल रहा था स्पाइस बोर्ड WTO के साथ, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, 3 साल चलाया हमने। उसमें हमने एक FPO है, जैतारन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, वो 2020-21 में 0 था उनका बैलेंस शीट, और उनको कुछ पता भी नहीं था क्या करना है, कैसे करना है, किसान रेडी नहीं थे, ऐसे ही आते थे जाते थे, अरे कुछ नहीं। तो हमने क्या किया, कंटिन्यूसली वहाँ गए और किसानों को, उनको हमने प्रेरित किया कि ऐसा है, ये प्रोजेक्ट है, आपसे ये होगा, हमसे ये जुड़वाएंगे। तो हमने कंटिन्यूस हर साल हमने मान के चलिए 22 प्रोग्राम किए वहाँ, 4 गाँव हमने सिलेक्ट किया था। यहाँ फलोदी बेल्ट में आपको पता होगा, नाचना के बारू के साइड में ये जसेरिया और टेकरा एक बेल्ट है, 2, और जैतारन बेल्ट में लोटोटिया और बेरकल्ला, ये 4 गांव सिलेक्ट किए थे। तो उसमें हमने 100 किसान सिलेक्ट किए थे प्रोजेक्ट के अंदर। तो 100 किसान हमने, एक मॉडल प्रोजेक्ट था, ऐसा कोई ये नहीं था मॉडल, तो हमने उनका सर्वे किया, पूरा सर्वे, मतलब एवरीथिंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप लेवल तक, घर में कितने लोग हैं, क्या कितनी है, तो वो सब हमारे स्टाफ्स करते थे। तो लास्ट में वो जो FPO हमने प्रेरित किया, अभी वहाँ 3,500 किसान उस FPO में जुड़े हैं अभी तक। और उस FPO का अभी मान के चलिए बैलेंस शीट 5.5 करोड़ बैलेंस शीट है अभी, और उनके बहुत सारी MOU हो गए। नोको सेमीकंडक्टर के साथ 15 करोड़ का MOU हो गया। 15 लाख का MOU ये है, जो वेस्ट निकलता है ना, आप जीरा जब थ्रेशिंग करते हैं, थ्रेशिंग करने के बाद जो सब भुस्सा निकलता है ना, उस भुस्से को 2-2.5 रुपये किलो लेके वो नोको सीमेंट लेती है वो, और उस भुस्से से वो क्या करते हैं, बायोमास, मतलब ये बनाते हैं नोको सीमेंट। और उनका 15 करोड़ का अभी MOU हुआ है उस FPO के साथ। उसके अलावा कृषिफाई करके एक दिल्ली का ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ भी MOU हुआ है, वो भी 2.5 करोड़ की है। तो ऐसे चीज़ें मतलब धीरे धीरे, मतलब चेंज होने में थोड़ा देर लगता है सर, मतलब है ना, क्योंकि मैं अभी 5-6 साल से हूँ यहाँ, तो मैं यहाँ के दिमाग सभी के मैं रीड कर सकता हूँ अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि गुजरात में 6 साल था, वहाँ के लोग अलग है, पटेल लोग अलग है, यहाँ के लोग अलग है ना। तो वहाँ 6 साल था और यहाँ 7 साल हो गए, टोटल मेरे 11-12 साल इधर ही गुजरात और मारवाड़ और इसमें हो गया। एक कहावत है ना आपके इसमें, सिंधी गुजराती क्या करता है, मारवाड़ी से लेता है, सिंधी को बेच देता है, ऐसा है ना, सही है ना, सही है कि नहीं पता है मुझे ऐसे। तो इसीलिए मेरा ये है कि, और दूसरी बात, हमारे बहुत सारे स्कीम्स भी चलते हैं FPO के लिए। तो इस बार हमने एक स्पाइस क्लीनर ग्रेडर, यहाँ सर आई थिंक इतनी ज़्यादा इसको मान्यता नहीं, लिखा नहीं, स्पाइस क्लीनर ग्रेडर चलती है। आप थ्रेशिंग होने के बाद उसमें जो डंडे निकलते हैं ना, उसको क्लीन करने के लिए एक ग्रेडर आती है, अशोकनगर की एक ग्रेडर है। वो कोई लेना चाहता है तो मैं वेस्ट मलकन एप्लीकेशन दे दीजिए, उसके 40
44,000 सब्सिडी जनरल के लिए और कास्ट के लिए 66,000 रुपये सब्सिडी है। वो मशीन कॉस्ट सर 80,000 या 1 लाख है, बस ज़्यादा नहीं है। और वो बहुत अच्छी मशीन है, लोगों को यहाँ पता नहीं, क्योंकि वो बहुत चलता है, एमपी में बहुत चलता है वो, लो मतलब लो कॉस्ट का है, और आप क्लीन करके माल दोगे तो आपको डेफिनेटली वो ज़्यादा फ़ायदा देगा। क्योंकि वो क्या करता है, आपकी जीरे में 3 ग्रेड करता है, बड़ा दाना, बीच वाला और छोटा दाना, और कचरा बाहर निकलता है। छोटा सा मशीन है, ज़्यादा ये नहीं है। तो उसका भी स्कीम है, आप कोई एफपीओ लेना चाहता है तो वो आप बोल दीजिए किसान को, 4-5 एप्लीकेशन देंगे तो हम इस बार सब्सिडी दे सकते हैं, उसके लिए कोई इशू नहीं। और दूसरी बार ये आप मेनिया पता है ना, ये क्या बोलते हैं, पॉलीथीन का, वो हमने हर साल चलाते हैं। पिछली बार आईटीसी को दिया था हमने, आईटीसी के 2-3 एफपीओ को हमने 100 मेनिया दिए थे। हमारे कम आते हैं क्योंकि यहाँ स्टेट गवर्नमेंट में ज़्यादा आते होंगे, हमारे क्या है कि पूरा राजस्थान को देना पड़ता है, तो मेनिया भी आते हैं। वो बड़ा रहता है, 20x26 का बड़ा टारपोलिन शीट रहती है, तो वो भी हम सब्सिडाइज रेट में देते रहते हैं, क्योंकि उसका रेट रहता है मार्केट से, हम जो जनरल की जो है वो 50% और इसके लिए 75% सब्सिडी रहती है। तो ऐसे हमारे स्कीम्स है। और दूसरी बात, हमारी और भी एफपीओ के लिए स्कीम्स है। ये जो प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट रहते हैं ना, मतलब आप अभी जो छोटा सा कभी देखा होगा, यूनिवर्सिटी में ही गए होंगे तो वहाँ प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट है, मतलब आपको जीरा डालना है, उसमें से वो ग्रेविटी से वो ये होगा, क्लीनिंग ग्रेडिंग करके बाहर निकलेगा, और उसका एक वेयर हाउस वगैरह उसके लिए भी है। 15 लाख का एफपीओ के लिए है, वो सिर्फ 15 लाख की हम सब्सिडी देते हैं उसमें 90%। और ये सिर्फ इसलिए है कि अभी जो सुनील जी ने बताया कि जो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड था, आई मीन 2019 में से जो 1 लाख करोड़ का जो अनाउंस किए थे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री साहब, तो उसमें पूरे भारत में हर जो ये है, मतलब जो इम्प्लीमेंटर है, जैसे कि SFAC है, नैपकॉन्स है, नाफेड है, फिर वर्ल्ड बैंक रहती है, फिर अपना नाबार्ड है, इनके बहुत सारे जो एजेंसीज है वो एफपीओ फॉर्म करती है बहुत सारे। अभी कल परसों ही एक एफपीओ का टूर गया था ऊंझा में, आई थिंक यहाँ के 2-3 यहाँ 15-25 एफपीओ टूर गए थे, स्पाइस बोर्ड और AEFC एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर नाबार्ड की, और बगरे चौधरी साहब को आपको जानते होंगे, डॉक्टर बगरे जी, वो मेरे मित्र हैं SABC के। वो एक ऐसे टूर लेके गए थे कि किसान को पता चले कि प्रोसेसिंग कैसी होती है। ऊंझा में 350 से 400 फैक्ट्रियाँ हैं, छोटा सा गाँव है ऊंझा, कोई बड़ा डिस्ट्रिक्ट लेवल का नहीं है या कोई जोधपुर नहीं है, ऐसा कोई नहीं। बहुत लोगों ने हमने देखा होगा, जीरे भी आप लेके जाते होंगे, तो वहाँ इतनी फैक्ट्रियाँ हैं, तो यहाँ क्यों नहीं है? जैसलमेर में मुझे लगता है कोई एक भी फैक्ट्री नहीं होगा। तो यहाँ इंडस्ट्री की ज़रूरत है। जब तक यहाँ जो माल यहाँ का है, यहाँ की प्रोसेस नहीं होगा, तो यहाँ पूंजी नहीं आएगी, पूंजी तो उस तरफ चला जाएगा। सही है ना? यहाँ पैसा जब तक, अभी देखिए बाड़मेर में 1-2 आए हैं, आई थिंक वो बालोतरा में ये है अपना खत्री जी है, मेगा प्रोडक्ट्स करके उन्होंने डाला है, और इधर इनका भी एक बड़ा प्लांट आ रहा है बाड़मेर में, क्योंकि अभी और आईटीसी भी लगने की इसमें, लेकिन वो ढूंढ रहे हैं। फलोदे में 2 आ गए, वो सचियामा है, वो अपने बेंगती कल्ला जो ये है एयरफोर्स एरिया, वहाँ लगा दिया है। तो यहाँ भी एक होना चाहिए, ताकि यहाँ की जैसलमेर की इतनी, आई थिंक मुझे लगता है 1 लाख हेक्टर हो, कितना आराम से 1 लाख, मतलब 70-80 रहता है, हाँ, लेकिन 1 लाख इस साल पानी कम है तो इतनी यार यहाँ प्रोडक्शन है, और प्रोडक्टिविटी कम होगी ना, कम है। प्रोडक्टिविटी कम होने का कारण मैं बता देता हूँ सर। अभी देखिए जीरे में गुजरात की प्रोडक्टिविटी 0.9 यानी 800 मतलब 8 क्विंटल टू 1 टन तक आती है, लेकिन यहाँ की प्रोडक्टिविटी कम, क्योंकि क्या है, जो ऑर्गेनिक कार्बन है ना, मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन होनी चाहिए ऑन एन एवरेज पूरे भारत के 0.9%, लेकिन अभी जो ऑर्गेनिक कार्बन है, आप यहाँ के टेस्ट करो तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, 0.1 या 0.2 उसके नीचे ही है, लेकिन अभी जो ऑन एन एवरेज इंडिया की है 0.26 है, लेकिन बहुत कम है, क्योंकि हमने इतना मिट्टी से निकाल दिया उसको चूस के, तो प्रोडक्टिविटी और टेस्ट भी नहीं रहा। आप कोई भी सब्जी फल खा के देख लिए मार्केट से, टेस्ट भी नहीं है, बिकॉज वो टेस्ट इसलिए नहीं है कि ऑर्गेनिक कार्बन नहीं है उसमें। जब तक ऑर्गेनिक कार्बन वो सैचुरेट नहीं होगा, तब तक हमारी जो प्रोडक्टिविटी है या हमारी जो टेस्ट है वो बढ़ेगी नहीं। तो उसके लिए हमको यहाँ तो ऑर्गेनिक कार्बन की बात करना ही मेरे लिए मतलब ये, क्योंकि यहाँ रेत है, रेत में ऑर्गेनिक कार्बन कहाँ से लेंगे हम, क्योंकि ये पूरा ये है। फिर भी यहाँ जो अभी जो है उसको एग्जिस्ट है, उसको आप प्रिजर्व कीजिए, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि कभी क्या होता है कि जब आदमी को मतलब ज़्यादा जब प्राइस मिला था 2021-22 में, जीरा चला गया था 70,000 65,000 है ना, वो
मेड़ता मंडी में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा भाव लगी थी ऊंझा से भी, और मेड़ता में 5-6 किलोमीटर का, मैं खुद था, 5-6 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी। तो वो क्यों कि प्रोडक्शन नहीं था। जालोर में 90% ख़त्म हो गई थी, यहाँ की भी वो ख़त्म हो गई थी। वो क्या कभी एक 100 क्या बोलते हैं ना उसमें, वो लॉटरी लगती है एक बार, मतलब कभी 20 तब लॉटरी लगी होगी, ऐसी लॉटरी हर बार नहीं लगती, क्योंकि उससे हमारा जो ये प्रोडक्ट है कोई दूसरा लेके ना जाए बाहर। चाइना इसमें बहुत ही नालायक देश है, चाइना इतना नालायक है वो कुछ भी कर सकता है, और हमारे यहाँ से वो लेके गया तो फिर हम यहाँ से ख़त्म हो गए। तो इसीलिए हम अभी जीरा खिला रहे हैं तो उसको गुणवत्ता वाली खिलाना चाहिए, और निर्यात जितना ज़्यादा हो यहाँ से, तो इसके लिए हम बहुत सारे ट्रेड फेयर्स करते हैं। तो आप एपीओ ये चाहे तो हम बिना पैसे लेके फ्री ऑफ कॉस्ट, आप हमारा एक पोर्टल है स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल, तो वहाँ आप रजिस्टर कर सकते हैं, वहाँ आपको लीड्स मिलेंगे, उसके पैसा कुछ नहीं अभी एफपीओ के लिए। और एफपीओ के लिए हम स्टॉल भी देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब 3x, तो इसके लिए स्टॉल भी देते हैं ताकि आप यहाँ की जो प्रोड्यूस है उसको आप शोकेस करें। और वहाँ क्या है, नेटवर्किंग होती है, बायर्स आते हैं। अभी उससे पहले एक वर्ल्ड फूड इंडिया था, तो 3 दिन का था, तो वहाँ तो 300-400 फॉरेन बायर्स आए थे। तो वो फॉरेन बायर्स की उनकी मांग क्या है पता है आपको? वो मांग ये मांगते कि हमें मंडी का माल नहीं चाहिए। उनको पता है मंडी में क्या होता है, उनको ट्रेडर से भी नहीं चाहिए, उनको फार्मर ग्रेड माल चाहिए, किसान से माल चाहिए, क्योंकि फार्मर ग्रेड में कोई धोखाधड़ी नहीं होती। ठीक है, थोड़ा वेस्ट मटेरियल होता है, लेकिन उसमें जो है वो जीरा है रहता है। लेकिन जब मंडी में चला जाता है तो वो कहाँ से आता है, तो उसमें जो पेस्टिसाइड रेसिड्यू है ना, एक केमिकल पेस्टिसाइड रेसिड्यू जैसे क्लोरोफायरिफॉस, इथियोन, पैराथियोन, मेलाथियोन, ऐसे बहुत सारे जो बैड पेस्टिसाइड्स है, जब लैब में टेस्ट होती है ना, तो आपको पता चलेगा उसमें हर साल एक एक्सपोर्टर 30 से 35 लाख रुपए सिर्फ टेस्टिंग में खर्च करता है, एक एक्सपोर्टर, क्योंकि टेस्टिंग भी उसकी कॉस्टिंग भी ज़्यादा है। तो इसीलिए आप जितना, मतलब हम ऐसे नहीं करें कि पूरे के पूरे आप बैन कर दो, आप वो भी यूज़ करो, और उसके साथ ये ऑर्गेनिक जैसे ये है ना खातर, उसको भी यूज़ करना। जैसे कि अभी मुझे लगता है ये खंडेलवाल यहाँ है, खंडेलवाल बायो फर्टिलाइजर्स, वो उनका एक बायोराज करके आती है, ट्राइकोडर्मा, आई थिंक सर वो कवर करेंगे, आई एम सॉरी सर आप कवर करें, आप करेंगे, वो एक लिक्विड है। और दूसरी ये कार्बन करके आती है एक कट्टा, क्योंकि अभी देखिए सर ये डीएपी से अच्छा है सिंगल आप बता दीजिए, सिंगल सुपर इट्स वन ऑफ द बेस्ट, वो आप कवर कीजिए, मैं सिर्फ निर्यात का ये कर रहा हूँ। और दूसरी बात, हमारे एफपीओ के लिए और भी स्कीम्स है, मार्केटिंग स्कीम्स, मैं आपको ये लिंक देता हूँ, उसमें आप एक बार गो थ्रू कीजिए, तो यहाँ के किसान के लिए हम मतलब क्या ले सकते। लेकिन इस बार आप ये स्पाइस क्लीनर ग्रेडर का प्लीज़ किसी किसान से अप्लाई करवा दीजिए, हम सब्सिडी देंगे, वो उसके लिए मैं आई कैन कमिटेड, लेकिन वो जल्दी देना है ना। उसमें कुछ नहीं है, आधार कार्ड, बैंक पासबुक जेरोक्स, ये अपनी गिरदावरी क्या बोलते हैं, ये अपना खतौनी है, गिरदावरी और ये कोटेशन, ठीक है, ये 4 चीज़ें। तो ये सिंपल है, उसमें कोई इशू नहीं, ये करेंगे तो वो हम यहाँ दे सकते हैं, एक बार ट्राई करना। और जो सप्लायर है वो भी उसका भी दे देता हूँ, वो अशोकनगर का है, छोटा सा मशीन है, ज़्यादा आप एक बार ट्राई करके देखिए, यहाँ ज़्यादा ये नहीं प्रचलित नहीं है, लेकिन ट्राई करने में क्या होती है ना, उतने ये थ्रेशर जैसी इतनी बड़ी तो 6 लाख 7 लाख रुपये, तो एक 80,000 का 90,000 का है बस, दैट्स ऑल, ठीक है। तो इतना ही था। और आप एक्चुअली परसों करना था, तो सॉरी सर, वो किसी वजह से कल प्रोग्राम था, इसीलिए मैं थोड़ा इसको आज रखा शनिवार को। मैं एक्चुअली कल मॉर्निंग 3:30 बजे आया हूँ जयपुर से, 2 घंटा सो के फिर सुबह 6 बजे निकला था, तो यहाँ आ गए थे आपके लिए, क्योंकि जैसलमेर अभी मैंने बोला ना, मोहनगढ़ फतेहगढ़ आप ध्यान में रखिए, ये बहुत बड़ी ब्रांड है और इसकी बहुत डिमांड है। आने वाले टाइम में सभी एक्सपोर्टर जितने भी है ना, वो सिर्फ उधर से ही माल खरीदेंगे इस बार, तो आप देख लीजिए, क्योंकि जितने भी ये केमिकल पेस्टिसाइड्स वाले पूरे गुजरात में तो फेल है, कोई भी क्लियर नहीं होगा, ये आप लिख के ले लीजिए। इवन नागौर का भी क्लियर नहीं होगा, मेड़ता का क्लियर नहीं होगा, जोधपुर का, फलोदी का नीचे साइड का भी क्लियर नहीं होगा, ये सभी हमने देख चुके हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आपका जो बेल्ट है इस साइड का यही होगा। और आने वाले समय मुझे नए ट्यूबवेल जो आए हैं आपके सुतार मंडी के उस साइड, आई थिंक नए वहाँ कैनल आई है, इसलिए नए ट्यूबवेल आए, और वहाँ क्या है, कैनल का पानी थोड़ा ये है सर, क्या बोलते हैं उसको, फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर और ये सलाइन, ये दोनों का मिश्रण करके अच्छा जीरा आ सकता है। तो यहाँ डिमांड बहुत आएगी, लेकिन जर्मिनेशन पे परसेंटेज है ना। तो धन्यवाद, थैंक यू मुझे मौका देने के लिए, और कुछ क्वेश्चन है तो आप बाद में पूछ सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू सर। जैसे
एक्सपोर्टर होते हैं ना, वो होते हैं जो मतलब माल को बाहर भेजते हैं। उसके बीच में बहुत सारे कमीशन एजेंट होते हैं, अलग अलग टैक्स होते हैं, गवर्नमेंट के भी होते हैं, हर के होते हैं। तो स्पाइस बोर्ड ये कोशिश कर रहा है, और मोदी गवर्नमेंट ने भी यही कोशिश की है एफपीओ से मिलके कि डायरेक्ट अपन खुद एक्सपोर्ट करें। मतलब मेन मोटिव एफपीओ बनाने का यही था। भी आज अपन जैसे आपके किराना की दुकान है, तो सामान बनाता कोई और है, उसका होलसेलर कोई और है, आप रिटेलर हो। तो वही चीज़ ये हो रही है भी जो किसान का हक है ना, वो किसान को नहीं मिल रहा है। उसमें बीच में जो ट्रेडर हैं, कमीशन एजेंट है, एक्सपोर्टर एजेंट है, उनको जा रहा है। तो आईटीसी ने, ओलाम ने या नेट स्पाइस, इन्होंने पिछले 5-6 साल से, तो मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो ये क्या कर रही है, डायरेक्ट आ रही है फार्मर्स के पास में। तो अभी किसान का क्या, मंडी के अंदर लेके जाते हैं, मंडी के अंदर जाते हैं, उसके बाद जो उनसे खरीदता है, जो एजेंट खरीदता है, वो मंडी वालों को 2.5% आड़त देता है। आड़त एक सिंपल सी है, मतलब उसके अलावा 1% मंडी टैक्स हो गया, 75 पैसे किसान कल्याण टैक्स हो गया। उसके बाद वो यहाँ से जाता है ऊंजा के अंदर, ऊंजा के अंदर फिर ऊंजा के अलग मंडी के खर्चे हैं, वहाँ का एजेंट अलग है, जो यहाँ से लेके गया है वो भी सोचे कि मैं 2 रुपये कमाऊँ। उसके बाद वहाँ पे फैक्ट्री में जो प्रोसेस करता है वो भी अपना कमीशन रखता है। उसके बाद वो एक्सपोर्टर के पास जाता है। ऊंजा के अंदर 90% जो वो लोग मैन्युफैक्चरर है या जो जीरा तैयार कर रहे हैं, वो एक्सपोर्टर नहीं है। घूम फिर के जो 3 या 4 ऐसी कंपनियां हैं जो बाहर देश में भेजती है माल, आईटीसी, ओलाम, नेट स्पाइस, और ये लोग अब क्या कर रहे हैं, ये खुद का, जैसे यहाँ पे उनको जीरा मिल रहा है तो वो यहाँ पे प्रोसेसिंग लगा रहे हैं खुद का ही, और वो यहाँ के किसानों को बीच में जो 4-5 जो बिचौलिए हैं ना, उनको हटाने की कोशिश कर रही है। तो उसमें स्पाइस बोर्ड भी हेल्प कर रहा है, बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम है वो भी अपने हेल्प कर रहे हैं। एफपीओ का भी यही रोल है, कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे चेंज आएगा, एकदम से तो कुछ बदलाव नहीं आता। तो अब मैं दीपक सर से आग्रह करूंगा कि वो 2 शब्द कहें। Dr. Deepak Chaturvedi, KVK Jaisalmer. धन्यवाद सुनील जी। शैलेश जी का सबसे पहले मैं तो कृषि विज्ञान केंद्र परिवार की तरफ से अभिनंदन करना चाहूँगा। थैंक यू सर। और विजय जी और आप सभी उपस्थित, देखो जो आज का समय है ना, या पहले का समय था, आज वही आदमी कमा सकता है जो जागरूक हो, ठीक है ना। जीरा अपना एरिया बहुत अच्छा बढ़ रहा है। आप पहली बार आए, इंडो जर्मन प्रोजेक्ट का इन्होंने जिक्र किया, इंडो जर्मन प्रोजेक्ट वालों को भी हम यहाँ पे लेके आए, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी अवेयरनेस, आज हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं, एक पॉइंट सर ने उठाया, आज का जो समय है कि आपको क्वालिटी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। अर्थ युग है, आपको बताइए, अगर आपने क्वालिटी नहीं दी, जैसे आज ये फ़ोन है 5,000 का भी आ रहा है, और 5,000 का भी आ रहा है, और ये फ़ोन 1.25 लाख 1.5 लाख का भी आ रहा है, ठीक है। बात सब में ही होती है, लेकिन क्वालिटी है, ठीक है ना। चीज़ वही है फ़ोन, तो चीज़ वही है जीरा, और इस जीरे को हम कैसे हम बढ़ा सकते हैं, इस विषय पे हमें ना सोचने की आवश्यकता है। आज सब खेती के लिए सबसे आवश्यक क्या चीज़ है, मिट्टी, ठीक है। जैसे सर ने निवेदन किया कि हमारा ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत कम, बाकी भारत की बात करें या अपने राजस्थान में बाकी ज़िलों की बात करें, उनसे भी निचले स्तर पे हम लोग हैं, ठीक है। अब हमें इसको सुधारना है। पहले ही हमारे पास बहुत कम था, उसके बाद हमने अज्ञानतावश या जो एक हमारा जैसलमेर में है कि हम कृषा रखते हैं, वो जो बोल रहा है, हम अननेसेसरी चीज़ें उसमें डालने लगे, जिससे हमारी चीज़ें और ख़राब हुई। कोई भी फसल है, देखो कोई भी फसल है पूर्ण रूप से विकसित होगी तो उससे 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कितने? 17। 3 हमें वातावरण से मिलते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। 3 हम खाद में देते हैं, ठीक है। क्या क्या देते हैं? यूरिया, डीएपी या पोटास, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। पीछे कितने बच्चे? 11 पोषक तत्व। 11 पोषक तत्व हमारे पूरे भारत के अंदर प्रचुर मात्रा में थे। इन्होंने जैसे कहा ना कि अब स्वाद नहीं है, स्वाद क्यों नहीं है, उसके पीछे कारण क्या हुआ? एक अज्ञानता है। अज्ञानता क्या? कि आज 30 किलो हमने डाला 50 किलो, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा हम डालते रहे। तो डालने से क्या हुआ हमारे, अगर हम कोई भी चीज़ को ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा डालते जाएंगे तो उन सारे तत्वों ने पौधे को जितना आवश्यक था
ज़्यादा होगी और खुराक ज़्यादा होगी तो ताकत भी ज़्यादा होगी। तो मतलब वो खुराक ज़्यादा लेगा तो पैदा भी ज़्यादा देगा, ये रोल था। लेकिन हमने क्या किया, हमने उस चीज़ को समझा नहीं, हमने कहा कि बस डालते चलो। हमने कभी भी, मैं तो कई बार कहता हूँ, विजय जी ने भी सुना हुआ ये कि ना, हम लोगों की इज्जत सबसे खराब है। हर ट्रेनिंग में एक बात करते हैं कि 3 तरीके के डॉक्टर होते हैं, ठीक है। एक होता है जो डॉक्टर जिसके पास आप लोग जाते हो ना, तो उसके पास आप गए, 2 घंटे आपने इंतजार किया, वो आपको अंदर बुलाएगा, 200 रुपये फीस लेगा, 1000 रुपये के टेस्ट लिखेगा, ठीक है। फिर जो दवाई देगा आप तुरंत उसकी बात मानोगे ना, क्यों? क्योंकि हमारी जान बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा डॉक्टर आया वेटनरी, उसके आएंगे, गालियाँ देंगे वो आपको, सच में कह रहा हूँ, गालियाँ देंगे कि है ना उस समय नहीं समझा, और अब फिर सुधारने में इतना पैसा लगेगा। तो आज हम लोगों की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, लोग कहते हैं जैसलमेर, पूरी दुनिया अब जैसलमेर, कहीं ना तो ज़मीन बची, ज़मीन है तो जैसलमेर में है, कहीं हवा शुद्ध बची नहीं, ठीक है। मैं बीकानेर का रहने वाला हूँ, छोटा था जब जैसलमेर जैसा था, आज बीकानेर इतना पॉल्यूटेड शहरों में से एक है। आज बीकानेर के आप किसी भी चौराहे से निकल जाओ तो सांस लेनी मुश्किल हो जाएगी, और केम रोड से निकल गए ना, कोर्ट गेट से, तो ना अब बच नहीं पाओगे, और जैसलमेर में कहीं से भी निकलो। तो जब हमारे पास ये हमारी स्ट्रेंथ है तो इसको एनकैश क्यों नहीं कर रहे? मतलब जो स्ट्रेंथ होती है ना आदमी की, उसी को तो एनकैश करना है। एनकैश हमारी ज़मीन को हम अच्छा सुधारें और वातावरण को अच्छा रखें, ठीक है। आज ये गंगानगर महानगर के साइड के हैं, दे फॉरेट डाल के ज़मीन की, अब तो बंद कर दी सरकार ने। आप उस रोड से नहीं निकल सकते जहाँ फॉरेट डल के पानी चल जाए, तो है नहीं ऐसा जहर, ठीक है। तो पंजाब में डाला तो कैंसर हो गया, ठीक है। अब लोग सारे यहाँ भाग रहे हैं। तो आज हमें ज़मीन को सुधारना है, और ज़मीन में कार्बनिक जीवांश की मात्रा बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है गोबर, ठीक है। अब गोबर की बात करें, मैं आपको कहूँ गोबर की खाद डालो, मुझे पता है एक भी नहीं डालेगा। क्यों नहीं डालेगा? क्योंकि हम पशु को बांध के नहीं रखते। बांध के नहीं रखेंगे तो गोबर नहीं होगा, गोबर नहीं होगा तो हम गोबर की खाद क्या बनाएंगे और उसको डालेंगे कैसे, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है, आज एक जो मैं कह रहा हूँ अपनी स्ट्रेंथ क्या है कि हमारे पास ज़मीन है ना, आप सबके पास ज़मीन आज 50 बीघा है या 100 बीघा है। आप तो ये सोच लो कि मुझे 10 या 20 बीघे सुधारने, हर साल 10 बीघे में मेरे को अपनी ज़मीन को सुधारना है, और मुझे सिर्फ एक प्रयोग करना है। उस 10 बीघे में आपको खरीफ में कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी पूर्ति आपका जीरा कर जाएगा, उसकी पूर्ति आपका जीरा कर जाएगा। अगर उसमें आप जीरा बोते हो, आपको कुछ नहीं करना, एक ढैंचा की फसल है, ठीक है, आपको ढैंचा उगाना है, ठीक है। आपको ग्रीन मैन्योरिंग की तरफ, क्योंकि यही काम आप कर सकते हो, गोबर की खाद आप नहीं डाल सकते, मुझे पता है, इसलिए चर्चा करने का विषय भी नहीं। अपने को ढैंचा बोना है, ठीक है, और डेंस बोना है, मतलब 1 बीघे में 30 किलो मिनिमम, 30 नहीं लाओ तो 20 लाओ, 25 लाओ, क्यों? बिल्कुल जितना डेंस आप है ना ढैंचा बो सकते हो वो आप उसको बो दो, ठीक है। उसको पड़ा रहने दो, जब वो ढैंचा उग के फ्लावरिंग वाली स्टेज, फूल वाली स्टेज में आए, तब उसको ज़मीन के अंदर मिला दो, ठीक है। क्या करना है? ज़मीन के अंदर मिलाना है। उसके बाद आपका वेस्ट डिकम्पोजर की 20 रुपये की सीसी आती है, उसका सॉल्यूशन तैयार करके एक बार लाइन चला दो, ठीक है। तो क्या जो वो है वो आपका गलना शुरू हो जाएगा, और वही 3 साल तक आप उस जगह पे ही अच्छी पैदा ले सकते हो। ये तो कर सकते हो, मैंने 10 बीघे का, आप 2 बीघा कर लो, 1 बीघा कर लो, लेकिन अपनी ज़मीन को इस बार यहाँ किया है, अगली बार वहाँ करेंगे, उसके बाद यहाँ करेंगे, धीरे धीरे अपन यूँ रोटेशन बना दें, बाकी सब अपन लेते रहें। इस तरीके से हम लोग अब हमें सुधार कर सकते हैं। फिर जैसे आज ज़मीन है, ग्वार से भी सुधरती है, मोट है, ठीक है। मोट 60 दिन की क्रॉप है, 40-50 दिन, 60 दिन तो हाईएस्ट पकड़ती है, मूंग भी पकड़ती है, होती नहीं। ये दोनों फसलें भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, अगर इनको भी हम ज़मीन में उगाते हैं, इसको भी हम ज़मीन में उगाते हैं, जैसे कह रहे हो ना, तो जो दलहनी फसलें हैं उसमें एक फ़ायदा होता है, वो हमारी ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन जो कि हम यूरिया से देते हैं उसको बढ़ाता है, ठीक है। वातावरण में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है? ऑक्सीजन का है, नाइट्रोजन 72%, ठीक है। यूरिया से हम क्या दे रहे हैं? नाइट्रोजन, ठीक है। तो आज जो नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन को दलहनी फसलें क्या करती हैं? फिक्स करती हैं, फिक्सर हैं, वो वातावरण की नाइट्रोजन को खींच के आपके ज़मीन के अंदर डालती हैं, आपकी ज़मीन को सुधार रही, ठीक है। अब बात आती है जैसे DAP की।
डीएपी के लिए बहुत हल्ला मचता है कि डीएपी डालो, डीएपी डालो। सरकार का सबसे ज़्यादा अगर खर्चा है तो डीएपी पे, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हमें डीएपी डालनी भी नहीं आती। डीएपी कैसी है, इस मोबाइल की तरह है। ये मोबाइल है ना, अगर मैं आपको कहूँ कि ये मोबाइल आप ले जाओ, क्या करना पड़ेगा आपको? वहाँ से खड़ा होना पड़ेगा और यहाँ आना पड़ेगा, ऐसे चल के तो नहीं जाएगा ना। तो डीएपी भी ऐसी है कि डीएपी चल के ना पौधे तक नहीं पहुँचेगी। अगर बीज ऊपर और डीएपी नीचे है तो ही डीएपी का फ़ायदा है, वरना आपने जो अगर जितनी भी डीएपी डाली है उसका 20% उपयोग है, 80% आपके ज़मीन में डीएपी से मन राजी कर रहे हो आप, और कुछ नहीं है। और यूरिया क्या है, एक पानी की तरह है। अगर मैं पानी की बोतल को यहाँ खोलूँ, हैं, गिराना चालू करूँ तो धीरे 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 आप तक पहुँच जाएगी। यूरिया आप कहीं भी फेंक दोगे, ठीक है, वो पौधे तक की जड़ तक कैसे भी पहुँच जाएगी, लेकिन डीएपी कभी नहीं पहुँचेगी। अब आप बताओ, डीएपी ऐसे डालते हो? नहीं डालते ना, नहीं डालते ना ऐसे। अब ये देखो, यहाँ अपन कर गए। फिर मैंने कहा कि माइक्रो न्यूट्रिएंट, आज कोई भी फसल है जिसका तेल निकलता हो, जिस भी फसल का तेल निकलता है उसमें सल्फर डालनी पड़ती है, उसमें आप एसएसपी डालो। अगर सीधे देसी भाषा में करें कि जितनी डीएपी आप डालते हो उसका डबल आपको एसएसपी डालनी है। उसमें आपको फास्फोरस भी, और ज़्यादा से ज़्यादा जो आप ना सोइंग के समय यूरिया नहीं डालते तो 5 किलो या 10 किलो यूरिया डाल दो, आपकी डीएपी से तगड़ा काम करेगी। डीएपी से तगड़ा काम करेगी, उसमें नाइट्रोजन भी मिल जाएगा, फास्फोरस भी मिल जाएगा और सल्फर भी मिल जाएगा। हाँ, वो भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। आज मैंने देखा यहाँ पे हमारे किसानों को देखा पिछली बार जीरो के, अब जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट है, अब माइक्रो न्यूट्रिएंट में ग्रेनुअल है। मेरे को तो आज तक वो साइंस समझ में आई नहीं कि है ना, अगर आपने उस माइक्रो न्यूट्रिएंट के ग्रेनुअल को देखा हो तो वो कभी गलेगा नहीं, वो पत्थर पे कोटिंग है ना, पत्थर पे कोई केमिकल की कोटिंग है। अगर आपने उसको क्लोजली ऑब्जर्व किया हो तो उसको ये ऊपर से फेंकते हैं, है ना, कि है ना साहब क्या दे रहे हैं कि खुराक दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं कि खुराक दे रहे हैं। अब उस पर आप पानी चलाओ, ठीक है, जिस स्टेज पे आप दे रहे हो, है ना, उस स्टेज में पौधे की जड़ कहाँ पहुँच गई है, ठीक है। अगर वो मैं मान लूँ वो है ना घुल भी गया उसका केमिकल, तो वो उसकी लीचिंग होके इतना नीचे तक वो कब तक पहुँचेगा, ठीक है, और उसका है ना वो फ़ायदा कितना लेगा। अगर हमें डालना ही है माइक्रो न्यूट्रिएंट तो प्री सोइंग क्यों नहीं डालते हम, बिजाई से पहले क्यों नहीं डालते? क्योंकि वो डालेंगे तो वो उसके पास वो अवेलेबल फॉर्म में पौधा ले लेगा उसको जब भी उसे ज़रूरत पड़ेगी। और अगर हमें फसल बड़ी हो गई और फिर कुछ डालना है तो हमें फिर क्या करना चाहिए, लिक्विड पे जाना चाहिए। आज लिक्विड भी आ रहे हैं, सल्फर का है या माइक्रो न्यूट्रिएंट का है, तो उसका स्प्रे करें। जैसे अपने है ना गोली खाते हैं तो असर धीरे आता है, अगर बीमार ज़्यादा ही पड़ गया तो डॉक्टर क्या कहता है, इंजेक्शन ठोक दो, यही कहता है ना कि अब यार इसकी तबीयत ज़्यादा खराब है तो धड़ाधड़ इंजेक्शन लगाते हैं। तो इंजेक्शन का क्या रिजल्ट सीधे आता है, क्योंकि अपन गोली खाएंगे, फिर वो अपने पूरा प्रोसेस करेगी, फिर वो ब्लड में आएगी, फिर उसका रिजल्ट आएगा, है। इससे अच्छा सीधे ही ब्लड में ही दे दो, ठीक है ना। तो अगर जब हमें है ना, जब हमारे जो जीरा है उसमें हम कुछ भी डालना चाह रहे हैं, कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट डालना चाह रहे हैं, तो हम उस स्टेज पे आके डालें ना, हम उस स्टेज पे आके डालें। तो हम कोई स्प्रे कर दें या लाइन के साथ चलाएं या कुछ भी, मतलब इस तरीके से करें। तो लिक्विड का ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस्तेमाल करें। माइक्रो न्यूट्रिएंट सारे अवेलेबल फॉर्म में होंगे तो निश्चित बात है ऑर्गेनिक है तो पौधा ग्रोथ अच्छी लेगा, ठीक है। ग्रोथ अच्छी लेगा तो उसमें जीरे का जो दाना है वो भी अच्छा बनेगा। हार्वेस्टिंग करते, अब जैसे मौसम का बहुत है ना जीरे के अंदर प्रभाव है कि हमारे एडवाइजरी जारी होती है, अतुल हमारे बीच में है मौसम वैज्ञानिक, वो बताता रहेगा कि किस तरीके से हमें मौसम के अनुकूल भी चलना है। आज की बात करें, देखो समय बदल रहा है, आप लोगों ने पिछले अगर 4-5 साल से ऑब्जर्व करो जैसलमेर को, तो जैसलमेर बदल गया। बरसात हमेशा से ज़्यादा होने लगी। लास्ट ईयर क्या था कि बरसात हुई लेकिन अगस्त के बाद बिल्कुल ड्राई आ गया, फिर बरसात नहीं हुई। इस साल क्या हुआ, इतनी बरसात हुई, कोई महीना छोड़ा ही नहीं, ठीक है ना। तो एक्सेसिव रेनफॉल आ रहा है। फिर कोई भी किसान टेम्परेचर नहीं देखता कि नवरात्रि आ गई थी, नवरात्रि में तो साथ बीजना ही है,
है, मतलब ये तो थंब रूल है, चाहे ना 40 डिग्री टेम्परेचर चल रहा हो, सरसों सारी रीस्विंग में आ गई। सर मैं तो इधर खडीन, जो कि खडीन पे हम लोग काम करते हैं, खडीन में चना तो कहते हैं ना बहुत है ना सहन कर लेता है, चने की 10 से 20% है ना फसल खराब हो गई तो सरसों कहाँ बचेगी। जीरा रीस्विंग में आ गया, जीरे के बिजाई का समय अब आया है, ठीक है, अब आया। अब जैसे जो हम लोगों के लिए चिंता का विषय है, जिस पे हम लोग आगे ना रिसर्च के लिए भेज रहे हैं, अगर नवंबर दिसंबर में ना बिजाई हो रही है तो जीरा तो टाइम तो उतना ही लेगा, लेकिन यहाँ तो फरवरी के बाद गर्मी आ जाएगी, फिर फोर्स मैच्योरिटी होगी तो दाना छोटा रह जाएगा, और वो दाना छोटा रह गया तो फिर आपका फिर वही बात है कि जो हम एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए जा रहे हैं, तो अब इसकी ड्यूरेशन कम करने वाली बात है। जैसे काजरी के अभी एक वैरायटी निकाली है उन्होंने, वो कह रहे हैं 97 डेज़ के अंदर, 97 डेज़ तो ठीक है, 97 डेज़ तो अपना निकल जाएगा, अगर अपन दिसंबर ही माने, जनवरी ही माने, थोड़ा नवंबर ही मान लें तो फरवरी तक में 97, अगर उससे आगे चली गई तो दिक्कत है। तो ये एक हम लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट ना पॉइंट है जो हमारा रिसर्च चल रहा है। और दूसरा जो आपका ये जीरे के बीज की बात, जो सबसे, क्योंकि देखो अगर पहले मिट्टी को सुधारना है, दूसरा बीज को सुधारना है। हम लोग एक भागम भाग वेस्टर्न है या कोई भी है नाम आप ले लो, बीज है ना, जीरे का अच्छा बीज होता है ना, उसमें 65% उगता है और 35% नहीं उगता है, ठीक है। आपको जो बाजार में मिल रहा है उसकी क्या गारंटी है कि वो पैसे, मतलब आपने 1 क्विंटल लिया ना, उसमें 35 किलो बीज तो आपका उगेगा ही नहीं। ये मान के चलो, हर फसल में अलग अलग होता है, ठीक है, किसी में 70, किसी में 80, किसी में 90, ठीक है, 70, 72, 75 पे होता है तो हम कहते हैं कि ये बीज हमारा बहुत अच्छा है, ठीक है। अब जो 65 पे बीज है आपका, वो तो 65 का है कि उसके बाद वो बेचेगा, लेकिन अब ये वेस्टर्न से पूछो कि उसने प्योरिटी टेस्ट कहाँ करवाया है, या आपको क्या पता कितना बीज उगा है, या उसने कहाँ पे अपने उसमें लिखा हुआ है कि जर्मिनेशन है ना 65%, उसके है ना थैले में देखो आप जाके। तो हमें बीज को देखना है कि बीज हमारा कितना है, ठीक है, कि आज आपने 1 क्विंटल दिया तो 35 किलो के तो आप सीधा माइनस कर दो। अगर बीज टॉप मोस्ट क्वालिटी का है ना तो 35 तो गया आपका, 65 बचा। अब वो 65 जो बचा उसको हमने किस तरीके से उपयोग किया। अब जैसे विजय जी ने मुझे बताया लाइन सोइंग, आपने बहुत अच्छी बात है। लास्ट ईयर हमने यहाँ पे एक सांवला एक जगह है ना, ये चांदन रोड पे, चांदन के पास है सांवला एक जगह, तो वहाँ पे गिरधर सिंह जी हैं जिनके साथ हमने लाइन सोइंग का एक्सपेरिमेंट किया। कभी होगा तो आप लोगों से मिलवाएंगे। वो हर साल 1.5 क्विंटल जीरा बीजते थे, ठीक है, सीड ड्रिल से बीजा, उतनी ही ज़मीन को 95 किलो में बीज गए, ठीक है, 55 किलो का फ़ायदा हो गया। उसके अलावा उन्होंने बायोगैस, गोबर गैस प्लांट डाल दिया। गोबर गैस की गैस को काम में लेते हैं और सैलरी को उसमें डालते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे इन्होंने कहा था ट्राइकोडर्मा भी क्या है कि एक तरीके का है ना जीव है, जैसे अपन कहते हैं ना दूध से बढ़िया दही और छाछ, क्यों कहते हैं, उसमें छोटे छोटे जीव होते हैं, वो जीव हमारे शरीर को फ़ायदा करते हैं। ऐसे ही हमारी ज़मीन है, ज़मीन के अंदर भी छोटे छोटे जीवों की संख्या बढ़ानी है हमें। तो ये क्या करते हैं, ये जीव है, जीव मल्टीप्लिकेशन होता है करोड़ों लाखों। जैसे दीमक है, दीमक को आप मार सकते हो, दीमक मरती नहीं है कभी, दीमक भागती है, नमी होगी तो रहेगी नहीं। दीमक की और मधुमक्खी ये दोनों सामाजिक प्राणी है, जैसे आप हो वैसे हम हैं, वैसे वो है, मतलब उनके भी राजा, अपने राजा होता है प्रधानमंत्री, उसके राजा नहीं, उसमें रानी होती है, रानी, उसके नीचे श्रमिक, उसके नीचे काम करने वाले, पूरी फौज काम करने वाले, जैसे कॉलोनी, वो सब कुछ उसके होता है, ठीक है। आप रानी तक नहीं पहुंच सकते दीमक की। दीमक की रानी कितनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी है, और आज तक आप उसको ढूंढ नहीं सकते, को है ना, उसको ढूंढना बहुत मुश्किल है, उसको मारोगे कैसे, और लाखों अंडे दे देती है। मधुमक्खी की रानी है, उस तक आप पहुंच नहीं सकते, वरना आपको मधुमक्खी जिंदा नहीं छोड़ेंगी। तो इसी तरीके से कुछ ऐसे जीव हैं जो कि हमारे को बहुत फ़ायदा करते हैं, ठीक है। आज एक बात चल रही है, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, भारत सरकार ये कह रही है कि प्राकृतिक खेती के बारे में, ठीक है, नेचुरल फार्मिंग। आज क्या है, जैसे मैंने आपको कहा गोबर इकट्ठा करो, आप गोबर नहीं इकट्ठा कर सकते, ऐसा एक वैज्ञानिकों ने माना है। वैज्ञानिकों ने देखा है कि जो देसी गाय का जो गौमूत्र है, उसके 1 लीटर गौमूत्र के अंदर करोड़ों माइक्रो ऑर्गेनिज्म है,
कितने करोड़ों माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या बढ़ानी है, जैसे अगर है ना, तो उस संख्या को बढ़ाने के लिए उन्होंने कई तरीके के प्रोडक्ट बनाए। हम लोगों ने लास्ट पिछले साल से हमने प्राकृतिक खेती पे भी केवीके ने काम करना शुरू किया है। इसके रिमार्केबल जो कहते हैं ना, बिल्कुल सामने दिखने वाला जो रिजल्ट है वो आया सब्जी में। बड़ा बाग है, बड़ा बाग के किसान हैं, आप उनसे बात करो, प्रकाश माली क्या चंपालाल माली, चंपालाल माली हमारे पहली बार हमारे से जुड़ा बड़ा बाग का, ठीक है। उसकी वो खुद कहता है कि सर मेरी पालक, वो खुद कहता है, यहाँ बड़ा बाग के डालू राम जी बैठे हुए हैं, वो खुद कहता है, ये उनसे बात कर सकते हैं कि मेरा जो पालक है, लोगों का 15 दिन में कटिंग में आया तो मेरा 8 दिन में आ गया, 7 दिन में आ गया कटिंग में। इतना है ना फ्लरिश हुआ। उसने हमारे साथ जुड़ा, उसने जीवामृत बनाया और उसको उसने स्प्रे किया। और जीवामृत आप लोग बहुत आसानी से बना सकते हो। 200 लीटर का ड्रम बनाना है और उसको लाइन में चलाना है, ठीक है। इससे भी आपकी जो ज़मीन है, ज़मीन की क्वालिटी बढ़ेगी, ठीक है। अब हमारे क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम डाल तो देते हैं लेकिन मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? कि हमने अंदर नीचे इतना जहर भर दिया है। तो हमारी ज़मीन को धीरे धीरे तो सुधारना है। तो जिस जगह आपने ढेंचा लगाया है वहाँ पे आप है ना इसकी क्या कहते हैं जीवामृत की आप वो चलाओ, क्या लाइन चलाओ। 200 लीटर जीवामृत 1 हेक्टर के लिए सफिशेंट है, ठीक है। बनाना कैसे? आप 20 लीटर आपको गौमूत्र इकट्ठा करना है फर्स्ट टाइम, ठीक है। 20 लीटर आपने गौमूत्र इकट्ठा किया, लिया, उसको आपको उसके अंदर डालना है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या है कि बढ़ाने के लिए उसको कुछ देना तो पड़ेगा ना। तो क्या देंगे? जैसे अपन पुराने कहते थे ना कि बाजरे का मतलब सोगरा और कड़ी खाने वाले यही खाते थे और मजबूत होते थे। तो उसमें क्या था? बेसन, बेसन था ना, तो हमें उसमें बेसन डालना है, ठीक है। कितना? 1 किलो या 2 किलो। और गुड़, गुड़ में बहुत ताकत होती है। जैसे अगर मैं पूरे दिन से भूखा हूँ और थोड़ा सा गुड़ खा लिया तो मेरी भूख खत्म हो जाएगी, तो उसमें हमें गुड़ डालना है, ठीक है। गुड़ चला गया, बेसन चला गया। उसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या और बढ़ानी है हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से। तो हमारे यहाँ पे जो भी ओरण गोचर है, हमारे यहाँ की जो भी ओरण गोचर है, उसकी मतलब उसमें खेजड़ी की, पीपल की या बरगद की, है ना, कि जड़ों के पास की आपको किलो भर मिट्टी लेके आनी है, किलो 2 किलो, उसको आपको इसके अंदर डाल देना है। और फिर उसमें पूरा पानी भर के इसको आप 6 दिन के लिए छोड़ दो। उसके बाद इसको जैसे क्लॉकवाइज है ना, रोज़ दिन में 2-3 बार घुमाओ। 15 दिन में आपका ये जीवामृत तैयार हो गया, ठीक है ना। जैसे आपने घर में दही बनाया, दही एक बार जमा लिया तो दोबारा जामन लेने के लिए कहीं जाना पड़ेगा? नहीं जाना पड़ेगा ना, आपका वहीं तैयार हो जाएगा। तो इसी में से जैसे अगर आपने 50 लीटर 200 के ड्रम में से 50 लीटर आपने निकाला, 50 लीटर पानी डाल दिया, ठीक है। तो ये आपके उसको 5-7 दिन छोड़ दिया, इस या 200 लीटर का बनाया, 50-50 के 4 ड्रम भरे और उसमें वापस पानी डाल के वही 15 दिन आपने उसको रख दिया, वो आपका तैयार हो गया। लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं रखना, ज़्यादा दिन रखोगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और इतनी बढ़ जाएगी कि वो आपस में कंपटीशन करके मर भी सकते हैं, ठीक है ना। उसको अगर आप अपनी लाइन में चलाते हो, स्प्रिंकलर है, वेंचुरी सबकी है, अगर उसको अगर अपन लाइन में चलाते हैं तो उसको आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट लेवल बढ़ेगा। अब आप लोगों की समस्या क्या है कि आपका कृषा ये बात मानेगा या नहीं मानेगा? नहीं मानेगा, है ना। मेन समस्या हमारी वो आती है। तो उस समस्या से निकालने के लिए मतलब उनको थोड़ा सा समझाओ, भले उसको कहे कि तू 1 बीघा ही कर ले मेरे कहने पे, है ना, क्योंकि वो तो मानेगा नहीं, वो तो कहेगा वेस्टर्न का ही लूँगा मैं तो, है, और यही खुराक दूंगा, है। कई बार तो पिछली बार क्या हुआ था अतुल, हमें तो सल्फर मांग रहा था, कहता है ये वाली सल्फर नहीं वो है। मैंने कहा दोनों में सल्फर ही है भाई, कि नहीं नहीं ये सल्फर नहीं ये सल्फर। मैंने कहा सल्फर अलग नहीं होती है। हाँ गंधक, हाँ अब आपने बताया कि गंधक और सल्फर अलग होती है। मैं कई दिन सोचता रहा, मैंने कहा चलो यार ये भी बात नहीं पता चली मुझे तो, है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने खेतों में पौधे लगाने चाहिए ताकि जो हमारी मिट्टी है वो सॉइल के साथ उड़े नहीं, ठीक है। सरकार की बहुत सारी योजनाएं, एग्रो फॉरेस्ट, तू लगा लेगा फिर प्रोसेसिंग नहीं होगी यहाँ पे, लगा तो लेगा, लगाने में उग भी जाए, हो भी जाए, तो वही प्रोसेसिंग। अंजीर तो बिना प्रोसेसिंग के तो होगी नहीं, कुछ बिकेगी ही नहीं, और बिकेगी तो बहुत कम रेट में बिकेगी। वो तो बाज़ार में बिक रही है 1300-1800, लेकिन वो आफ्टर प्रोसेस बिक रही है। तो हमें उन चीज़ों में देखना है। जबकि हमारी जो सांगरी है, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, आप
किस स्टेज पे तोड़ना है और कैसे उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना है, कैसे उसका कलर मेंटेन करना है, ये हम सिखा देंगे। एक नेचुरली आपका ये काम हो गया। लेकिन इन सारी बातों को हमें दिमाग में ही सोचना है कि हमें जो भी काम करना है, मतलब थोड़ा काम करना है लेकिन अच्छा करना है, मतलब जहाँ इम्पैक्टफुल हो। मतलब वो मोबाइल की तरह, हमें मोबाइल बनना है तो आईफोन ही बनना है। मतलब हमारे जो प्रोड्यूस है ना, वो बाज़ार में चमकना चाहिए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सभी को पुनः ना बहुत बहुत धन्यवाद, और सुनील का, विजय जी का और शैलेश जी का, कि एक ना बहुत बड़े इशू के लिए मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, दोनों ने मेरा है ना रिक्वेस्ट को माना। मैंने कहा कि वहाँ नहीं, क्योंकि देखो हर जगह का माइंड सेट होता है। मेरा एक मानना है, बच्चे को जो शुरू में नर्सरी से है ना बच्चा अपन स्कूल में भेजते हैं, अगर अपन उसको ना जो पढ़ाते हैं स्कूल में वो अपन घर में भी पढ़ा सकते हैं ना, 5वीं तक 7वीं तक घर। लेकिन अपन स्कूल क्यों भेजते हैं? एक माहौल होता है, ठीक है। आज हम आपके खेत पे आए तो वहाँ अलग तरीके का माहौल होगा, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा होगा, लेकिन यहाँ भले आप 1 घंटा भी बैठे है ना, तो जो भी चर्चा है वो कुछ ना कुछ दिमाग में जाएगी। अपन गांव में बैठे तो आता है कि रोज ही बैठते साहब हैं, ठीक है। अब आप आए हो पता नहीं कहाँ से, ठीक है, बात करके चले जाओ, ठीक है ना। लेकिन स्कूल होती इसी तरीके सरकार ने ये खोला है, तो यहाँ आए तो एक माहौल तो बनना ना आपका, कि आप एक कहीं ढंग से बैठे हो, बात कर रहे हो, 2 बात आपने, क्योंकि देखो है ना किसान भी वैज्ञानिक है, कई चीज़ें वो है ना वैज्ञानिकों से बेहतर जानता है, ठीक है। प्रैक्टिकल नॉलेज और थ्योरेटिकल नॉलेज में थोड़ा सा गैप आता है, लेकिन वो जब अपन चर्चा करते हैं तभी तो कोई सॉल्यूशन पे निकलते हैं, है ना, तभी सॉल्यूशन पे निकलते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए पुनः आप सभी का धन्यवाद। सब कई बार पहली बार आए होंगे केवी के, तो जब भी जैसलमेर आओ इधर से निकलो तो कि चलो 5 मिनट चल के ही आते हैं, ठीक है, ऐसे ही आता ही करने आ जाना, ठीक है। तो नमस्कार सभी को, धन्यवाद बहुत बहुत। धन्यवाद दीपक जी। अब मैं चाहूँगा विजय सिंह जी किसानों की तरफ से जो भी समस्या या जो भी सुझाव है वो दें हमारे लोगों को। धन्यवाद। तो आज कृषि विज्ञान केंद्र को है कि हम सबको यहाँ बुलाया, और स्पाइस बोर्ड के डॉक्टर शैलेश जी को भी बहुत अच्छी उन्होंने जानकारी हम तक पहुँचाई है। 2-3 चीज़ें दीपक जी ने और शैलेश जी ने बताई, मैं उन्हीं बातों को आगे बढ़ाऊंगा। डॉक्टर शैलेश जी ने हमें बताया कि आज जो समय है वो क्वालिटी का है, और क्वालिटी मेंटेन करने के लिए डॉक्टर दीपक जी ने हमें बताया कि हमें सीड का पता होना चाहिए कि भी अगर हम अच्छा सीड बोएंगे तो ही हमारी अच्छी क्वालिटी बनेगी। अपने गाय भैंस बकरी लेने जाते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं इसकी माँ कौन है, उसके दूध कितना था, उसका पिछला बछड़ा या बछड़ी कैसी थी। लेकिन जब हम बीज लेने जाते हैं तब कभी अपने ये नहीं पूछते थे कि भी इस बीज की माँ कहाँ थी या कहाँ से ये बीज हमारे तक पहुँचा है। जब वो जानकारी हमें नहीं होगी तो अच्छा बीज अपने को कैसे मिलेगा। सरकार ने कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय बना रखे हैं जहाँ अच्छे बीज तैयार होते हैं। जब वो बीज तैयार करते हैं तो 3 साल, 4 साल, 5 साल, कई बार तो 7 साल उन पे लग जाते हैं। उसके बाद वो बीज बाजार के अंदर आता है। 7 साल तक कृषि विश्वविद्यालय के अंदर कृषि वैज्ञानिक उसका रिसर्च करते हैं, हर चीज़ उसकी देखते हैं, कितने दिन में वो उगा, कितने दिन में उसकी बढ़वार सही रही, कितने दिन में उस पर फूल आए, और उन फूल आने के बाद में इनके बीच में उसमें कौन कौन से रोग आए, और जब जो रोग आए तो उनका उपचार हम लोगों ने कैसा किया। थोड़े दिन पहले डॉक्टर साहब का एक ग्रुप बना हुआ है कृषि विज्ञान के अंदर, उसमें 400-450 किसान जुड़े हुए हैं। इन्होंने डाला कि हमारे यहाँ GC4 का बीज उपलब्ध है, जीरे का और इसबगोल का IR1।
अब जो अपना यहाँ का क्लाइमेट है, यहाँ का जो मौसम है, यहाँ की जो जमीन है, कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने ये कहा है कि इस धरती के ऊपर आप GC4 बीज को बोओगे तो वो सबसे अच्छा होगा। और कितने दिन में पकेगा? 100 से 110 दिन में। 100 से 110 दिन, ये सब 100 से 110 दिन में पकेगा। पैदावार बहुत अच्छी है। अभी भी जीरे की बुआई का समय है। अपन ने जितना बोल लिया उतना ठीक है, लेकिन एक मेरा निवेदन है आपसे कि सभी लोग, शायद अभी भी उपलब्ध है आपके पास, अगर जीरा किसी ने बोना है तो 2 बीघे, 3 बीघे, 4 बीघे का वो बीज बोएं, तो अगली बार अपने घर का बीज तैयार होगा और अपने को पता होगा भी अपना बीज कैसा है। अपने बुजुर्ग कभी भी बाजार से बीज नहीं लेके आते थे और अपने 100% बीज बाहर से लेके आते हैं। जब अपने बाहर का बीज लेके आते हैं तो बाहर की बीमारियां अपने खेत में लेके आते हैं। कौन सी बीमारियां? फंगल डिजीज, जो इन्होंने बताया ना, जीवाणुओं की जो बीमारी है, सबसे ज्यादा अपने दिक्कत आती है कि साहब चना एकदम सूख गया। अभी कई दिनों से चर्चा चल रही है, क्योंकि मैं काफी किसान ग्रुपों से जुड़ा हूं। गंगानगर खाजूवाड़ा साइड में सरसों की फसल पानी लगाते ही जल रही है। पहला, हाँ, खाजूवाड़ा बेल्ट में पहला पानी लगाते ही सरसों की फसल जल रही है, यानी कि उसमें फंगल डिजीज है। उस खेत में तो था नहीं, और उस खेत में होता तो एक ही खेत में होता ना, पूरे इलाके में नहीं होता। यानी कि वो बीज जहां से आया, वो बीज अपने साथ बीमारियां ले आया। तो अपने को सबसे पहले अच्छा जांचा परखा हुआ बीज अपने खेत में बोना है। अब जब बीज अच्छा होगा तो पैदावार अच्छी होगी, बीमारियां कम होगी। उसके बाद डॉक्टर साहब ने एक बात बताई, जीवामृत बहुत काम की चीज है। अगर अपने लगातार खेत में उसको काम में लेते रहेंगे तो खेत की दशा ही बदल जाएगी। कहते हैं ना कि उस आदमी के चेहरे पे चमक है। जब अपने जीवामृत लगातार डालेंगे तो जो खेत में दाना पैदा होगा उसमें चमक होगी। चमक होगी तो उसकी क्वालिटी बनेगी, और क्वालिटी बनेगी तो लेने वाले बहुत सारे लोग आएंगे। अब जब बहुत सारे लोग आएंगे तो अपने को पैसा ज़्यादा मिलेगा। अब बात करता हूं FPO की। भारत सरकार ने कहा कि किसानों को ऊपर उठाना है, उनकी आमदनी बढ़ानी है, तो उसके लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, FPO। उसमें सरकार क्या कहती है? आप कोशिश करो आगे बढ़ने की, हम आपकी मदद करेंगे। और उसी मदद का हिस्सा स्पाइस बोर्ड से शैलेश जी आए हैं हमें जानकारी देने के लिए। उसी मदद का हिस्सा डॉक्टर साहब हैं, हमें बीज के बारे में बताते हैं, रोग के बारे में बताते हैं। डॉक्टर शैलेश जी ने हमें ये बताया कि आप पैदा जो करोगे, अगर अच्छी चीज पैदा करोगे तो जो खरीदार है, उन खरीदारों से हम लोग आपको मिलाएंगे, और वो लोग आपके खेत से आपकी होने वाली पैदावार को लेके जाएंगे। और जो पैदावार होगी उसको साफ सफाई या दूसरे जो भी यंत्र चाहिए उस पर सरकार सब्सिडी भी देती है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि जैसा डॉक्टर साहब ने बताया वैसी कोशिश अपने को खेत में जाके करनी है। और डॉक्टर साहब तो कई बार मीटिंगों में कहते हैं, नाराज रहते हैं कि भी आप लोग हमारी इज्जत नहीं करते। तो जितनी अपन अपने गांव में जो इंजेक्शन लगाने वाले डॉक्टर है ना, उसकी करते हैं, उनसे 1000 गुना अच्छे हैं। अपने को जीवन भर रोटी मिलती है, इतने अच्छे हैं। लेकिन ये कहते हैं भाई हम तो घर के जोगी जोगना आन गाँव का सिद्ध हैं, हमारी कोई अहमियत नहीं है। जैसे डॉक्टर हुए हैं वैसे के वैसे डॉक्टर हैं। इन्होंने कहा भी हमारे पास आते रहिए, जब इनके पास आएंगे तो कुछ ना कुछ अपने सीख के जाएंगे। तो जब भी आपको मौका मिले, मोहनगढ़ से आते हो तो रास्ते के ऊपर है कृषि विज्ञान केंद्र में आइए। 5-6 साइंटिस्ट रहते हैं, कोई ना कोई हर समय यहाँ उपलब्ध रहता है। जो भी अपनी समस्या है तो उसमें जो ऑथेंटिक दवाई होगी वही अपने को बताएंगे भी ये आप करोगे तो इसका फायदा होगा, तो उससे अपने खर्चा भी कम होगा, इलाज भी सही होगा और आर्थिक नुकसान भी नहीं होगा, और बिना मतलब का अपने खर्चा नहीं करेंगे। अतुल जी हैं, आप लोग जो आए हैं, जो इनके ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो ठीक है, नहीं तो आज ये जोड़ लेंगे। ये मौसम की भी जानकारी देते हैं, 8-7 दिन पहले ही बता देते हैं आज बादल बरसेंगे, आज
ठंड पड़ने वाली है या आज आंधी चलने वाली है, तो उससे भी अपने को फ़ायदा मिलेगा। आने वाले मौसम की जानकारी अगर 7 दिन पहले मिलती है तो अपने लिए फ़ायदा होगा। एक बार पुनः कृषि विज्ञान केंद्र और स्पाइस बोर्ड के डॉक्टर शैलेश जी का धन्यवाद। आप लोगों ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी और कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब इनमें कुछ ना कुछ हम करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद विजय सिंह जी। अब मैं डॉक्टर शैलेश जी को बोलूँगा कि वो धन्यवाद भाषण दें अपना। इसी हाँ वीडियो हाँ हाँ हाँ